स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि भारत की अदालतों में करोड़ों मामले लंबित हैं? मतलब ये तो काफी चौंकाने वाला नंबर है ना? जी बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है हमारे सिस्टम के लिए। हाँ, तो आज हम इसी चुनौती को देखते हुए विवाद सुलझाने के दो ऐसे तरीकों पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं जो कोर्ट कचहरी से अलग हैं। एक है मीडिएशन यानी मध्यस्थता और दूसरा सुलह मतलब कॉन्सिलिएशन। हाँ, ये दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मतलब एडीआर मैकेनिज्म्स हैं। हमारे पास इस पे कुछ नोट्स और स्टडी है, तो हमारा मकसद है कि इनको ठीक से समझें कि भई ये हैं क्या, कैसे काम करते हैं, इनमें फ़र्क क्या है असल में। और भारत के लिए ये क्यों इतने जरूरी होते जा रहे हैं? बिल्कुल, ये सिर्फ कोई भारी भरकम कानूनी शब्द नहीं है, बल्कि वो रास्ते हैं जो शायद हमें मुकदमों के इस भारी बोझ से कुछ राहत दिला सकें। सही बात है। तो चलिए इसको थोड़ा खोल कर समझते हैं। तो सबसे पहले मध्यस्थता, एकदम सरल शब्दों में ये क्या चीज़ है? बनाने में ओके। नतीजा तभी फाइनल और बाइंडिंग होता है जब दोनों पक्ष सहमत हो और एक लिखित समझौते पर साइन करें। अच्छा, मतलब मध्यस्थ सिर्फ रास्ता दिखाता है, मंजिल तय नहीं करता है ना? बिल्कुल सही। और हाँ, ये पूरी तरह कॉन्फिडेंशियल यानी गोपनीय भी होता है। जो बात अंदर हुई वो बाहर नहीं। तो शायद इसीलिए ये पारिवारिक झगड़ों या प्रॉपर्टी के बंटवारे जैसे मामलों में जहां रिश्ता बचाना भी जरूरी होता है, वहां ज्यादा काम आता होगा। आपने एकदम सही पकड़ा, यही इसका एक बड़ा फायदा है। रिश्तों को बचाने का मौका मिलता है। और इसका कोई कानूनी आधार भी है? जी हाँ, इसे कानूनी आधार मिलता है सिविल प्रक्रिया संहिता यानी सीपीसी 1908 की धारा 89 से। अच्छा, ये धारा अदालतों को इजाजत देती है कि वो कुछ मामलों को मध्यस्थता के लिए भेज सके। अच्छा। और अभी हाल ही में 2023 में नया मध्यस्थता अधिनियम भी आया है। हाँ, मैंने सुना है इसके बारे में। वो तो इसे और पुख्ता करता है। इसे और बढ़ावा देने के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। और शायद इसके अलग अलग प्रकार भी होते हैं, कुछ कोर्ट से जुड़े हुए, कुछ प्राइवेट। जी हाँ, कई तरह के हैं। कोर्ट एनेक्स्ड होते हैं जो कोर्ट के जरिए होते हैं, प्राइवेट मध्यस्थता भी होती है, कम्युनिटी लेवल पर भी होती है, और आजकल तो ऑनलाइन मध्यस्थता भी काफी चलन में है। ठीक है, ये तो हुई मध्यस्थता की बात। अब आते हैं सुलह पर। सुनने में ये थोड़ा थोड़ा मध्यस्थता जैसा ही लगता है, पर इसमें क्या फर्क है? हाँ, लगता तो वैसा ही है, लेकिन जो मुख्य अंतर है वो है सुलहकर्ता यानी कंसिलिएटर की भूमिका में। अच्छा, कैसे? सुलहकर्ता जो है वो मध्यस्थ के मुकाबले थोड़ा ज्यादा एक्टिव रोल लेता है। वो सिर्फ बातचीत ही नहीं कराता, बल्कि अगर जरूरत महसूस हो तो वो समाधान सुझा भी सकता है। ओह, अच्छा, तो यहाँ तीसरा पक्ष हल बता भी सकता है। जी, इसीलिए इसे अक्सर इवैल्यूएटिव या मूल्यांकन आधारित कहा जाता है, जबकि मध्यस्थता ज्यादातर फैसिलिटेटिव या सुविधा आधारित होती है। लेकिन एक सवाल मन में आता है, अगर सुलहकर्ता खुद ही समाधान सुझाएगा तो क्या इससे पक्षपात का खतरा नहीं बढ़ जाता? देखिए, ये चिंता जायज है, लेकिन सुलहकर्ता का काम अपना फैसला थोपना नहीं है। वो सुझाव दे सकता है, विकल्पों का मूल्यांकन करने में मदद कर सकता है, पर आखिर में समझौता तो पार्टियों की आपसी सहमति से ही होता है। समझ गई। और ये प्रक्रिया जो है, ये मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 के भाग 3 के तहत आती है। अच्छा, 1996 वाला एक्ट। हाँ, और इसमें जो समझौता होता है उसकी कानूनी हैसियत एक कोर्ट के फैसले या डिक्री जैसी होती है। वो सीधे लागू करवाया जा सकता है। ओह, तो ये ज्यादा बाइंडिंग हुआ एक तरह से। हाँ, सेटलमेंट एग्रीमेंट की इन्फोर्सिबिलिटी सीधी है। इसीलिए ये अक्सर कमर्शियल डिस्प्यूट्स मतलब वाणिज्यिक विवादों या लेबर डिस्प्यूट्स श्रम विवादों में ज्यादा इस्तेमाल होता है। अच्छा, जैसे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट में भी शायद इसका जिक्र है। जी बिल्कुल, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के तहत भी सुलह की व्यवस्था है। तो अगर हम बड़ी तस्वीर देखें, जैसे हमने शुरू में बात की थी, वो करोड़ों पेंडिंग केस, तो क्या ये तरीके मीडिएशन और कॉन्सिलिएशन वाकई उस बोझ को कम करने में कुछ मदद कर रहे हैं? निश्चित रूप से इनका महत्व बहुत ज्यादा है। ये सिर्फ अदालतों का बोझ ही कम नहीं करते, बल्कि आम लोगों के लिए भी बहुत फायदेमंद है। सोचिए, कहाँ सालों कोर्ट के चक्कर काटना। सही बात है। और कहाँ कुछ हफ्तों या महीनों में आपसी सहमति से समाधान। तो समय बचता है, पैसा बचता है, और जैसा आपने पहले कहा, रिश्ते खराब होने से भी बच जाते हैं कई बार। बिल्कुल। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट और सरकार दोनों ही ने लगातार पुश कर रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं। ये जो नया मध्यस्थता अधिनियम 2023 है और भारतीय मध्यस्थता परिषद यानी मीडिएशन काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना, ये सब इसी दिशा में कदम है। अच्छा, एक प्रैक्टिकल सवाल जो शायद कई लोगों के मन में आता होगा, कभी कभी हम सुनते कि पुलिस स्टेशन में पार्टियों ने आपस में समझौता कर लिया,
तो वो जो पुलिस वाली मध्यस्थता होती है और ये जो कोर्ट वाली फॉर्मल मध्यस्थता है, इसमें क्या फर्क है? हाँ, ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। ये दोनों काफी अलग चीजें हैं। अच्छा। पुलिस स्टेशन में जो होता है वो बहुत ही अनौपचारिक किस्म का होता है। अक्सर छोटे मोटे झगड़ों के लिए, जैसे पड़ोसियों में कोई कहासुनी हो गई या कोई छोटी मोटी शिकायत, इसका कोई तय कानूनी ढांचा नहीं है और वहां जो समझौता होता है वो आमतौर पर कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं होता। ओके। दूसरी तरफ कोर्ट से जुड़ी मध्यस्थता जिसे हमने बात की, वो सीपीसी की धारा 89 और मध्यस्थता अधिनियम के तहत एक औपचारिक स्ट्रक्चर्ड प्रक्रिया है। इसे प्रशिक्षित सर्टिफाइड मध्यस्थ कोर्ट से जुड़े सेंटर्स में करते हैं। ये गोपनीय होती है और सबसे बड़ी बात, इसमें जो समझौता होता है वो कोर्ट के आदेश की तरह लागू होता है। समझ गया। तो ये काफी बड़ा फर्क है। जी, बहुत बड़ा। और क्या कुछ अदालती फैसलों ने भी इन प्रक्रियाओं को मजबूती देने में या इनका दायरा तय करने में भूमिका निभाई है? हाँ, बिल्कुल। कुछ लैंडमार्क जजमेंट्स हैं। जैसे एक बहुत महत्वपूर्ण केस था सेलम एडवोकेट बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ 2005 का। अच्छा, सेलम बार वाला। जी, उसने सीपीसी की धारा 89 की संवैधानिकता को सही ठहराया और कोर्ट एनेक्स्ड मध्यस्थता की नींव को और मजबूत किया। फिर एक और केस है एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड बनाम चेरियन वर्की कंस्ट्रक्शन 2010 का। इसने ये साफ करने में मदद की कि कौन से मामले मध्यस्थता के लिए ठीक है और कौन से नहीं। मतलब एक तरह से गाइडलाइंस दी। ओके, क्लासिफिकेशन किया। हाँ, और एक और केस के श्रीनिवास राव बनाम डीए दीपा 2013 का, ये भी काफी अहम है। इसने पारिवारिक विवादों में मध्यस्थता के महत्व पर जोर दिया, यहाँ तक कि उन मामलों में भी जहाँ आईपीसी 498A जैसे आपराधिक आरोप शामिल हों। कोर्ट ने कहा कि पहले मध्यस्थता की कोशिश जरूर करनी चाहिए। अच्छा, ये तो वाकई महत्वपूर्ण बात है। जी। तो कुल मिलाकर अगर हम इसे समेटें तो सार ये निकलता है कि मध्यस्थता और सुलह, ये दोनों भारत की न्याय व्यवस्था के लिए सिर्फ कोई साइड ऑप्शन नहीं, बल्कि अब काफी जरूरी हिस्से बनते जा रहे हैं। बिल्कुल। मध्यस्थता जहां पार्टियों को खुद अपना हल निकालने में मदद करती है, हाँ, फैसिलिटेट करती है। वहीं सुलह में तीसरा पक्ष थोड़ा ज्यादा एक्टिव होकर रास्ता सुझा सकता है, मूल्यांकन कर सकता है। सही कहा। पर दोनों का लक्ष्य एक ही है, कोर्ट के बाहर पारंपरिक मुकदमेबाजी से हटकर एक ज्यादा कारगर, तेज और आपसी सहमति वाला समाधान खोजना। और जैसे जैसे कानूनी ढांचा मजबूत हो रहा है, इनका महत्व भविष्य में और बढ़ेगा ही, कम नहीं होगा। और अंत में एक विचार, ये सोचते हुए कि हमारी भारतीय संस्कृति में पंचायतों की या आपस में बैठकर मसले सुलझाने की एक पुरानी गहरी परंपरा रही है। हाँ, वो तो है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि भविष्य में ये जो वैकल्पिक तरीके हैं, ये शायद वैकल्पिक ना रह के विवाद सुलझाने के मुख्य तरीके बन जाए? इस पर सोचा जा सकता है। हाँ, ये वाकई एक सोचने वाली बात है। भविष्य शायद इसी दिशा में जाए।